नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कल इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2027 तक था। यदि अभी उनके पास 2-2.5 साल का टाइम था, लेकिन उन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया तथा एक नया रिकॉर्ड हमारे देश में बन गया। जगदीप धनखड़ जी इस देश के 14वें उपराष्ट्रपति थे। इससे पहले जो 13 उपराष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। किसी ने भी इस ढंग से बीच में इस्तीफा नहीं दिया। एक उसके लिए बीवी गिरी का नाम लिया जा सकता है, अपवाद है, क्योंकि उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो कारण बताया गया है कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन पूरा देश जानता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि स्वास्थ्य तो उनका कहीं से भी खराब नहीं था। अच्छे हट्टे कट्टे हैं, घूम फिर रहे हैं। पूरे दिन उन्होंने सदन की कार्रवाई चलाई है। शाम को उन्होंने सांसदों की मीटिंग ली है और जस्टिस वर्मा के जो इम्पीचमेंट लेटर है उस पर सभी सांसदों के उन्होंने साइन भी करवाए हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शाम को उनका इस्तीफा हो गया? ये राज इस देश को कभी पता चलेगा। ये कोई छोटी घटना नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद भी कोई छोटा नहीं होता। प्रोटोकॉल के हिसाब से उपराष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री से बड़ा होता है। ये अलग बात है कि जगदीप धनखड़ जी ने अपने क्रियाकलापों से उस पद को बहुत ही छोटा बना दिया था। वो प्रधानमंत्री के आगे झुक के सलाम करते थे तथा जो उनका काम था, जो उनका कर्तव्य था राज्यसभा को चलाना, उसमें भी वो पूरी भेदभाव की नीति अपनाते थे। सत्ता पक्ष को पूरा प्रोटेक्शन देते थे और विपक्ष वालों को बोलने भी नहीं देते थे। उनके खिलाफ विपक्ष ने एक बार इम्पीचमेंट भी लेके आया है, विश्वास प्रस्ताव भी लेके आया, तथा उन्होंने सरकार की चमचागिरी और चाटुकारिता करने में सारी हदें पार कर दी थी। और उनके बारे में जो सतपाल मलिक जी कहते थे कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं होता, वो कहावत आज बिल्कुल सच साबित हो गई। वो झुके हुए जाट भी थे और टूटी हुई खाट भी थे। इतनी चमचागिरी करने के बावजूद भी उनको सरकार ने गेट आउट कह दिया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मेरी बात बहुत अजीब लग रही होगी आप लोगों को कि जो इस्तीफा उन्होंने दिया है वो इस्तीफा उनका है ही नहीं। उनको निकाला गया धक्के मार के। शाम को प्रधानमंत्री जी ने जो संसद भवन के अंदर उनका एक कार्यालय होता है, उसके अंदर मंत्रिमंडल की बैठक की, वहाँ पर ये इस्तीफे का लेटर टाइप कराया गया। ये लैंग्वेज पूरी सरकार की लिखी हुई है। जगदीप धनखड़ से खाली ऑर्डर दिया गया है कि आप इस पर साइन कर दीजिए और ये बता दीजिए कि मेरा स्वास्थ्य खराब नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य खराब है। तो ये राज कैसे देश को पता चलेगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस देश का, जब वो गवर्नर थे बंगाल के, तो उनको इनाम के रूप में ये पद मिला था। ये पद वैसे सतपाल मलिक के लिए था। सतपाल मलिक ने जो कुछ किया जम्मू कश्मीर में, जिस ढंग से धारा 370 हटाई और एक पत्ता भी नहीं हिला वहाँ पे, तो ये पद सतपाल मलिक को मिलना था। लेकिन सतपाल मलिक जिंदा आत्मा के आदमी थे। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने जो वहाँ पे भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर के अंदर मचा रखा था, उसका विरोध किया और उसका रिजल्ट ये निकला कि उनका तबादला वहाँ से गोवा में किया गया और गोवा में फिर भ्रष्टाचार का विरोध किया। फिर उनको मेघालय भेजा गया और मेघालय से उनको रिटायर कर दिया और आज वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में पड़े हुए हैं। सरकार या सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी खबर लेने को नहीं जा रहा है। और जिस भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया था, यानी 300 करोड़ रुपए की रिश्वत उनको राम माधव, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही सीनियर नेता ने दी थी अंबानी की इंश्योरेंस फाइलों को क्लियर करने के लिए। उस राम माधव के घर तो सीबीआई नहीं गई और सतपाल मलिक के घर भी सीबीआई गई, उनके गांव में भी गई। तो ये तो है एक सच्चाई। लेकिन जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लेने का राज क्या है? क्योंकि उन्होंने तो सरकार की चमचागिरी, जी हजूरी करने में सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। उन्होंने तो जुडिशरी को भी बहुत सारी गालियां बकी और ये तक भी बोला
कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं सीजेआई तक की नियुक्ति सरकार के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉलोजियम सिस्टम है जिसमें जज अपनी नियुक्ति खुद ही करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो सरकार द्वारा अपॉइंटेड नहीं होते, उनकी नियुक्ति खुद जुडिशरी द्वारा ही होती है। तो जगदीप धनखड़ का तो ये कहना था कि इन सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा ही होनी चाहिए। फिर तो देश में रह लिया लोकतंत्र, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो न्याय की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति प्रधानमंत्री करने लगे या सरकार करने लगी तो जो फैसले सुप्रीम कोर्ट लिखता है वो फैसले भी सरकार ही लिखेगी, खाली उसको पढ़ के सुनाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर बहुत सारी संस्थाएं स्वायत्त हैं कहने भर के लिए। उसमें आप चुनाव आयोग को गिन सकते हैं, ईडी को, सीबीआई को गिन सकते हैं, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। लेकिन वो कितनी स्वायत्त हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है। चुनाव आयोग को ही ले लीजिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हमेशा एक साथ होते थे। इस बार हरियाणा के चुनाव 2 महीने पहले हो गए और महाराष्ट्र के बाद में हुए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सरकार ने उसको ऐसा बोला कि हमको 6-7 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डालने हैं जिससे हम चुनाव जीत सकें। और चुनाव आयोग ने चुनाव को आगे बढ़ा दिया 1.5-2 महीने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के खाते में 7-7 हज़ार रुपये डाले, चुनाव जीत लिया और अब उन पैसों को वापस मांग रही है। अब छटनी हो रही है। ऐसे ही ईडी और सीबीआई कहने भर को तो स्वायत्त संस्थाएं हैं, लेकिन छापे डालेंगी अपोजिशन के नेताओं पर भी। सरकार के सारे मंत्री नेता पाक साहब हैं, उन पर कभी छापे नहीं डालेंगे। जो विपक्ष का नेता भ्रष्ट है, जिसकी जांच चल रही है, वो दल बदल के भाजपा में चला जाए तो उसकी जांच भी बंद हो जाती है, क्योंकि इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है। सीबीआई का चीफ हो, ईडी का हो, चुनाव आयोग का हो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी सरकार करने लगी तो फिर तो न्याय खत्म हो जाएगा, देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनमें तो न्याय लोगों को मिलता ही नहीं। इनके फैसले तो पूरी तरीके से बायस होते हैं। ले दे के एक सुप्रीम कोर्ट ही है जो थोड़ा सा अभी बचा हुआ है, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब ने उस पर भी लगातार निशाने साधे। अब इनके इस्तीफे का जो राज है वो राज कब खुलेगा? क्योंकि इस देश में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो दफन हैं और जो कभी खुलेंगे ही नहीं। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहाँ के पूर्व गृह राज्य मंत्री हरेन पांड्या की हत्या हुई थी। उसकी हत्या किसने की? ये राज हमेशा राज ही रह गया, आज तक नहीं खुला। और फिर हरेन पांड्या की मौत की जांच करने वाले जज लोया की भी मौत हो गई, वो भी राज ही रह गया। पुलवामा के अंदर 500 किलो RDX कहाँ से आया? ये भी राज ही रह गया। और CRPF के जिन जवानों की मौत हुई उस रास्ते पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? उनको हवाई मार्ग से क्यों नहीं भेजा गया? ये भी राज ही रह गया। और पहलगांव के अंदर 16 आदमियों की हत्या हुई, वहाँ सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? ये भी राज है। और वो 4 आतंकवादी कहाँ चले गए जिन्होंने हत्या की? ये राज भी एक राज ही रहेगा। तो बहुत सारे राज इस देश में हैं, उसमें एक राज ये भी है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, जिन्होंने सरकार के कदमों के अंदर अपनी पूरी जो उनकी पूंजी थी, जिंदगी भर की कमाई थी, इज्जत थी, वो सारी उन्होंने सरकार के कदमों के अंदर डाल दी थी। पूरी तरीके से सरकार के चाटुकार बन के वो रहे 2-2.5 साल जो उनका कार्यकाल है। उसके बावजूद भी उनको इस तरीके से धक्के मार के क्यों निकाला गया? ये राज तभी खुल सकता है जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाए और जगदीप धनखड़ जब तक जिंदा रहें और वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दें। तो जो बात सतपाल मलिक जी कहते थे, टूटी हुई खाट झुका हुआ जाट किसी भी काम का नहीं होता, वो बात आज जगदीप धनखड़ जी ने सच साबित कर दी। और ये दुष्यंत चौटाला के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जिनकी अपने समाज में कोई धेले की इज्जत नहीं करेगा। जिस ढंग से दुष्यंत चौटाला ने अपने निजी स्वार्थ के लिए
अपने परदादा की बनाई पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को तोड़ा, ख़त्म किया। और जिस ढंग से वो 5 साल तक सरकार, 4.5 साल तक सरकार में रहे, किसान आंदोलन हुआ इस बीच में, पहलवान आंदोलन हुआ, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। और यही चीज़ जगदीप धनखड़ जी पर भी लागू होती है। अपना ज़मीर, अपनी आत्मा मार के वो उपराष्ट्रपति के पद पे रहे, कभी किसानों के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाई, कभी पहलवानों के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाई। और आज आखिरी में जो उनका असर, जो दुष्यंत चौटाला का हुआ था, वही उनका भी असर हुआ है। उनको नींबू की तरह निचोड़ के फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।